24 का चुनाव जातिगत जनगणना पर आकर टिक जाए, कम से कम विपक्षी गठबंधन की तो ये पुरजोर कोशिश है। कांग्रेस के मंच से कहिए या समाजवादी पार्टी, आरजेडी या इस तरह के जो और आईएनडीआई के घटक दल हैं, उनके मंचों से उनके नेताओं के भाषण सुनिए, खुद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए। सबका जोर इस बात पर कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आज तो राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आई, यानी विपक्षी गठबंधन सत्ता में आया 24 में, तो उन्होंने कहा कि हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि जात गिनने वाली जनगणना करवाएंगे। अब विपक्ष ने जब इतनी बड़ी बात कह दी कि हमारी अगर सरकार आई तो पहला काम ये होगा कि कास्ट सेंसस हो, इसका आदेश जारी करेगी, तो स्वाभाविक है 24 के चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा तो हो ही गया, डिसाइसिव मुद्दा तो बनेगा ही बनेगा। भाजपा इसकी टोन थोड़ी डाउन भी रखे, फिर भी ये मुद्दा चर्चा का मुद्दा होगा। गांव गांव, शहर शहर, खेत खेत, चौराहे चौराहे, इस पर चर्चा भी होगी। अब मसला ये कि जाति आधारित जनगणना की मांग के पीछे क्या ओबीसी की राजनीति है? मोटे तौर पर समझ में यही आता है, क्योंकि एससी की गणना पहले ही हो रही है, एसटी की पहले ही हो रही है, और पीडीए जैसे फ्रेजेस को अगर देखें तो मुस्लिम की गणना हो ही रही है। तो बचता क्या है? जो जानना चाहते हैं वो बचता है ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग। उसकी यही संख्या जानना चाहते हैं राजनीतिक दल, और माना जाता है कि वो एक सबसे बड़ा संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जातीय समूह है। भारत में जो केंद्रीय सूची है ओबीसी की, उसमें 2633 से ज्यादा जातियां हैं, जाति समूह हैं। सोचिए कितना विशाल है, कितना बड़ा है इसका दायरा। उसकी संख्या जानना चाहते हैं सब दल। लेकिन एक बात और है, कांग्रेस आजकल कई विचित्र किस्म के यू टर्न ले रही है। महिला आरक्षण पर उसने कहा कि ओबीसी को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, इसमें कोटा विद इन द कोटा। लेकिन 2010 में जब उसकी सरकार इस बिल लेके आई थी राज्यसभा में, तो उसने इस मांग को नकार दिया था। कहा था महिला आरक्षण 33% में कोई कोटा विद इन द कोटा नहीं होना होगा ना, नॉट एट ऑल। लेकिन अब उसने यू टर्न ले लिया। राहुल गांधी कह रहे तब हमारी समझ में बात नहीं आई थी, उसका हमको आज खेद है, लेकिन अब कोटा में कोटा चाहिए। वैसे ही 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने जो जनगणना कराई थी वो जातीय जनगणना थी। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार 12, 13, 14, 3 साल रही उस जाति जनगणना के बाद, 2.5 साल तो रही पूरे। लेकिन उसने उनके आंकड़े देश के सामने नहीं रखे। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं ने बहुत हंगामा किया पार्लियामेंट में, लेकिन सरकार ने आंकड़े नहीं रखे। टस से मस नहीं हुई कांग्रेस की सरकार, बोले ना आंकड़े नहीं देंगे, आंकड़े केवल एससी एसटी माइनॉरिटी के देंगे। क्यों नहीं दिए आंकड़े? और तब नहीं दिए तो अब आप कह रहे हो कि अब हमारी समझ में आ गया कि ना, देश में सबसे जरूरी, सबसे पहला काम जात गिनो। अब कांग्रेस कह रही है। तो कांग्रेस को भी जो ज्ञान बोध हो रहा है, दिव्य बोध हो रहा है भारत के राजनीतिक सामाजिक सचों को समझने का, वो भी अद्भुत है। और 2010 में भाजपा के गोपीनाथ मुंडे
तब गोपीनाथ मुंडे जिंदा थे, वो लोकसभा में कह रहे थे कि 11 में अगर जात के की गिनती नहीं हुई तो ओबीसी के साथ देश में न्याय नहीं हो पाएगा। ओबीसी को न्याय मिले इसके लिए जरूरी है जाति आधारित गणना हो, जनगणना हो। वही बीजेपी जब सरकार में आई और उससे पूछा गया पार्लियामेंट में प्रश्न के जरिए कि भाई जात की जनगणना कराओगे, तो उसने कहा ना जी ना। सरकार ने कहा ऐसा कोई विचार नहीं है, दूर दूर तक ऐसा कोई विचार हमारे विचार में नहीं है। मसला ये कि कांग्रेस हो या भाजपा, आप विपक्ष में होते हैं तो आपको जाति आधारित जनगणना, कास्ट सेंसस याद आ जाती है। आप सत्ता में आ जाते हैं तो आपको कास्ट सेंसस जरूरी नहीं लगती। क्यों? ये एक बड़ा प्रश्न है। मुझे लगा इस पर भी चर्चा आज हो ही जानी चाहिए। सारा खेल ओबीसी के इर्द गिर्द सिमट रहा है। ऐसा लग रहा है कि ओबीसी वोट पाने की जो जद्दोजहद है उसको एक सोफिस्टिकेटेड वे में कहने की कोशिश हो रही है, ये कह के कि जातिगत जनगणना कराइए। उसमें बचा केवल ओबीसी है जो जानने की इच्छा है राजनीतिक दलों की। बाकी कितने प्रतिशत सवर्ण है ये जानने की इच्छा किसी की नहीं। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। मनोज पंडित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, मनोज जी का स्वागत है। दीपक रंजन जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, दीपक जी का स्वागत है। मनीष हिंदवी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, मनीष जी का स्वागत है। जैनेंद्र अर्कवंशी हैं, एसबीएसपी के प्रवक्ता, जैनेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत। मनीष हिंदवी जी, आपसे बात शुरू करता हूं कि आपकी पार्टी को इन दिनों सेकंड थॉट बहुत आ रहे। बोले जी पहले, अरे वो गलत हो गया था, बोले इस मामले में पहले गलत हो गया, अब हम असली चीज समझ गए। 2011 में आज राहुल जी ने कहा चुकी कि अगर हमारी सरकार आई विपक्ष की तो पहला काम यही करेंगे कैबिनेट में, कास्ट सेंसस का आदेश जारी करेंगे। इसलिए मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने कास्ट सेंसस कराई, ठीक। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव लोकसभा में चिल्लाते चिल्लाते थक गए कि दादा रे दादा इसके आंकड़े बता दो। बोले ना, आंकड़े नहीं बताएंगे। क्या? बोले क्यों? बोले ना, आंकड़े नहीं बताएंगे। अब कह रही है कांग्रेस, राहुल जी कह रहे कि वो हमने जो करा के रखे आए थे उसके आंकड़े क्यों नहीं बता रहे? नहीं, ऐसे ही महिला आरक्षण था, जो बिल कांग्रेस लेके आई थी राज्यसभा में, उसमें कोटा विद इन द कोटा उसने स्ट्रिक्टली रिजेक्ट किया था, बोल्डली। अब वो करेगा ना, कोटा विद इन द कोटा ही तो मूल है इसका प्राण तत्व। मनीष जी, ये जो 360 डिग्री पर घूमना है, इसके पीछे का क्या है मामला? भैया कुछ म्यूट। जी जी, ठीक ठीक जी। आवाज आ रही है? आ रही भाई, आ रही जी। 1935 में महात्मा गांधी का एक लेख है, हरिजन में छपा था जी। उसमें वो कहते हैं कि अगर कोई विचार मेरा है, कोई थॉट मेरे हैं और मुझे एक समय के बाद लगता है कि नहीं इसमें सुधार संभव है, तो मैं सुधार कर लूंगा, मैं उस बात को मान लूंगा, मैं रिजिड नहीं रहूंगा उस बात पर। और मुझे लगता है इससे बेहतर क्या होगा कि एक आदमी बड़ी साफगोई से ये मान ले कि हम लोग जो उस वक्त कर रहे थे वो उतना ठीक नहीं था, उसमें और सुधार की गुंजाइश है। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हमने मान लिया कि हाँ, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर खुले शब्दों में इस बात को माना कि हाँ, उस वक्त जो हम सोच रहे थे वो उतना सही नहीं था, अब जो हम कह रहे हैं सही है। या मुझे एक बाद में ये समझ में आया कि नहीं ये चीजें बेहतर है, तो मुझे लगता है ये तो ठीक है ना। ये तो सियासत में बहुत साफगोई है, बहुत साफ सियासत है कि हम ये कहने वाला कौन मिलेगा कि हाँ साहब हमसे जो हमने उस वक्त किया था वो परफेक्ट नहीं था, वो ठीक नहीं था, उसमें सुधार की गुंजाइश थी और जो हम कर रहे हो ठीक है। तो कहने का मतलब ये तो बेहतर बात है, एक बात। दूसरी बात, देखिए ओबीसी सेंसस, कोटा विद इन द कोटा, ये आज की मांग है, क्योंकि आपने खुद बताया अभी आपने स्टेटमेंट अपना शुरू किया ओपनिंग स्टेटमेंट में कि 2000 से ऊपर जातियां हैं। आज इस समय की मांग है कि हम ये जान लें
कि उन जातियों के कितने कितने लोग किस हालत में, ना सिर्फ कास्ट सेंसस बल्कि उनकी इकोनॉमिक हालत भी सेंसस में जानी जाए। इसीलिए वो सोशल एंड इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, SECC, वो सोशल एंड इकोनॉमिक है वो, कि हम ना सिर्फ ये जाने कि किस जाति के कितने लोग हैं बल्कि उनके आज के डेट में आर्थिक हालात क्या हैं, और अगर उनके आर्थिक हालात बेहतर नहीं हैं, उन्हें फायदा नहीं मिला है, तो उनके बारे में सोचा जाए, उनके बारे में नए विचार, नई पॉलिसीज बनाई जाए, और पॉलिसीज तभी बेहतर तरीके से काम कर पाएंगी जब सही आंकड़े आपके सामने होंगे। ठीक मनीष भाई, मैं दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। इससे भी बेहतर और ज़्यादा प्रामाणिक और तुरंत एलोपैथी इंजेक्शन की तरह रिजल्ट देने वाला एक फार्मूला और भी है मनीष बाबू। क्या कांग्रेस चूंकि अब बिल्कुल सामाजिक न्याय के उस पर चल गई है, अब वो कह रही है कि हमको अब समझ में आ गया कि यही रास्ता है, नान्यः पंथा अयनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं, यही रास्ता सिर्फ चलना है। तो मेरा एक और भी सुझाव है कि भारत में 37%, मनीष बाबू चूंकि बहुत लिखने पढ़ने वाले आदमी इसलिए ये बात उनसे कर रहा हूँ, भारत में 37% कुल ओबीसी की कुल आबादी का 37% हिस्सा ऐसा है जिसको अभी तक 27% रिजर्वेशन का एक राई रत्ती लाभ नहीं मिला। ठीक, ऐसा क्यों ना कर दें, अचार का जो है कंटेनर उसको हिला दें, नीचे वाला ऊपर आ जाए, ऊपर वाला नीचे चला जाए, ऊपर वाले में धूप लग ली काफी, तत्काल रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, उसके लिए राजी नहीं होंगे। अरे आपका इंडिया टूट जाएगा मनीष बाबू, कहां की उसमें हो महाराज, यूपी बिहार में करके बोल के देख लीजिए, अभी रिजल्ट पता लग जाएगा। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने को गाली में ख्याल अच्छा, लेकिन अगर मैंने बोला है तो सिर्फ बोला नहीं है, इंतजार कीजिए, हो सकता है कोई सुबह महीने 15 दिन में ही ऐसी आ जाए कि ये भी हो जाए मनीष बाबू, तब क्या करिएगा वो सोच लीजिए। खैर दीपक रंजन जी, हमको याद है मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव सब करते थे तो चिदम्बरम और बाकी लोग कहते थे कि कैसी मांग है भाई, क्या मतलब है, जात 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 ये सब नहीं चलता, करा भी ली तो बोले आंकड़े नहीं बताएंगे क्या। अब मैं देख रहा हूं कि लगा गुरु जीतने का अगर कोई फार्मूला है तो यही है, जात गिनो। दीपक जी। जी अमिताभ भाई जी, देखिए समाजवादी पार्टी सदैव जो है कास्ट सेंसस की बात उठाती रही है, और ये सही है कि जब भी जो है चाहे विमेन रिजर्वेशन की बात हो, समाजवादी पार्टी ने सदैव उसमें कहा कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, कोटा में कोटा। अभी आपने कांग्रेस पार्टी के हमारे भाई मनीष सिंघवी जी बैठे हैं, अभी आपने उनसे अमिताभ भैया, आपने उनसे पूछा कि कांग्रेस पार्टी में सेकंड थॉट बहुत आ रहे हैं आजकल। भारतीय जनता पार्टी से भी एक बात पूछिएगा कि इनको एक थॉट, दो थॉट, तीन थॉट नहीं, अपना खुद का चलाया हुआ नोट जो है, इनको सेकंड थॉट 6-6.5 साल के अंदर इनको आ गया कि भाई 2000 का नोट अब हम इसको नहीं कैरी कर पा रहे, हम इसको नहीं चला पा रहे, लिहाजा इसको बंद कर दो। जीएसटी इन्होंने रात ही रात स्पेशल सेशन बुला करके इन्होंने जीएसटी लागू किया, और हमारे काबिल भाई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मनोज भाई भी बैठे हैं, और आप खैर खुद बहुत वो है, मैं समझता हूँ 1 से ज्यादा जीएसटी में अमेंडमेंट हो चुके हैं। कितने थॉट इनको आए? तो बात ये नहीं, बात ये देखिए, समाजवादी पार्टी सदैव चाहती है वो जाति का जड़। आखिर आपने इन्होंने इसे 2021 में कास्ट सेंसस नहीं हुआ, इन्होंने कहा ठीक है, कोविड का हवाला इन्होंने दिया कि कोविड की वजह से कास्ट सेंसस नहीं हुआ। चाइना ने और यूके ने कैसे कोविड के ही कार्यकाल में कास्ट सेंसस करा दिया। देखिए भारतीय जनता पार्टी की मंशा नहीं है कि ओबीसी कैटेगरी को उनका हक मिले, उनको उनका न्याय मिले। समाजवादी पार्टी यही चाहती है। अभी जो विमेन रिजर्वेशन जो आया है उसमें देखिए कोटा में कोटा की बात अमिताभ भैया इसीलिए बार बार उठा रही है। ठीक है दीपक भाई जी, दोबारा में आते हैं, मैं बाकी मेहमानों को बहस में ले आऊं, बिल्कुल फिर दोबारा में राजघराने के लोग इससे लाभ ले जी, बिल्कुल ठीक बात। नीतीश और राजद की सरकार ने बिहार में एक प्रयोग किया, ठीक, कोर्ट के डंडे के डर से चलो उसका नाम सर्वे दे दो, कुछ लिख दो, लेकिन काम तो कर रहे हैं जात गिनने का। ठीक, सबको याद होगा जनेन्द्र रघुवंशी 4 बार मेरे ख्याल से सपा के परिवार, मुलायम सिंह जी के परिवार में सत्ता रही उत्तर प्रदेश की, 3 बार या 4 बार। ठीक, जो काम वहां नीतीश कर रहे हैं, लालू प्रसाद कर रहे हैं, वो काम तो उत्तर प्रदेश में कब का कर लेते। नहीं,
कोई पुलिस पकड़ रही थी? कोई वारंट निकलता? नहीं ना, सबकी गिनती कर लेते। वर्ग क्यों? हम तो कह रहे एक एक छोटी छोटी जात गिनो। क्या जो रिजल्ट आए वो 50-60 हजार जातियों का दो निकाल के, क्या जा रहा था? सरकार में कोई समस्या तो है ना कागज की कमी, ना गिनने वालों की कमी। जैनेन जी, हो या कांग्रेस हो, इन्होंने हमेशा जनता को छलने का काम किया है। मैं आपको याद दिला दूं, 1992 में इंदिरा साहनी जो जजमेंट था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि समय समय पर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के सर्वे होने चाहिए, यानी कि पिछड़ा जो वर्ग है उसका सर्वे होना चाहिए और उनकी स्थिति का पता लगाया जाना चाहिए। क्या किसी सरकार ने अभी तक ऐसा किया? नहीं किया। दूसरी चीज मैं बता दूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2013 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उस समय एक कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा हुई निकली थी, तो उस समय बिल्कुल स्पष्ट किया था कि जिन जातियों को पिछड़ा वर्ग में 50% से ज्यादा उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण मिल चुका है, वो जातियों को आप आरक्षण से बाहर कर दीजिए। लेकिन ऐसा क्या किया अखिलेश जी ने? बिल्कुल नहीं किया। इसी के अलावा आपने जो कहा कि अचार का डिब्बा है, उसको मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि जिन जातियों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है उन जातियों को आरक्षण से हटाना चाहिए, या इसी वजह से हम लोग मांग करते हैं कि आरक्षण का वर्गीकरण हो, आरक्षण को 3 हिस्सों में बांटा जाए। और जहां तक बात है जातिगत जनगणना की, तो मैं पूछता हूँ SC ST या अल्पसंख्यक की जब बात आती है तो जनगणना होती है क्या? इससे सामाजिक ताने बाने पे हमारे कोई प्रभाव पड़ा? आज तक नहीं पड़ा है। लेकिन ओबीसी की जब बात आती है तो उसकी आखिरी जनगणना 1931 में हुई थी जो सार्वजनिक हुई, 1941 में हुई जो सार्वजनिक नहीं हुई, 2011 में हुई जो सार्वजनिक नहीं हुई। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने 2011 में करवाई थी सर्वे, वो भी सार्वजनिक नहीं हुआ। और राजस्थान सरकार ने उस समय 2015 के आसपास करवाया था सामाजिक सर्वे, जनगणना सर्वे, वो भी मतलब नहीं निकाला गया, जनता के लिए नहीं रखा गया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब राजनाथ सिंह जी 2018 में बोल चुके हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो बाकी दिक्कत कहां पे है ये मुझे समझ में नहीं आता। और दूसरी चीज कि समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में रही, इनसे पूछा जाना चाहिए कि इन्होंने जातिगत जनगणना के लिए क्या किया या आरक्षण में वर्गीकरण के लिए क्या किया। आज मैं एक ट्वीट देख रहा था समाजवादी पार्टी USA विंग का कि इतने लोग बाहर जाते हैं और इतनी कमाई है, तो वही मैं जानना चाहता हूँ, ओबीसी या SC ST या पिछड़ा समाज जाता है बाहर विदेशों में नौकरी करने, तो इन्होंने उनकी शिक्षा के लिए क्या किया? क्योंकि जो सर्वे होना है वो आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक आधार के लिए होना है। रुक जाओ भैया, जन बाबू रुक जाओ, मैं मनोज पंडित बात। अब विदेश कौन जाए कौन नहीं जाए इसमें थोड़ी ना सरकार लग्गी लगाएगी भैया, कि इसमें भी कोई ऐसा फार्मूला दे दें कि नहीं जब जबरिया विदेश भेजो इनको, ये नहीं गए अभी तक, ऐसा तो हो नहीं सकता यार। खैर, और एक जानकारी और मैं दे दूं, सपा के लिए वो जानकारी बहुत उपयोगी है और अब मनीष सिंघवी की पार्टी के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि जो सपा सो कांग्रेस। अब मनीष जी, अब कंपटीशन हो गया अखिलेश यादव और राहुल गांधी में, बोला कौन जात ज्यादा ऊंची आवाज बोलेगा। बोले बोल के दिखाओ, हम तुमसे ऊंची आवाज बोलेंगे। हमने लकीरें खींच दी कि सरकार बनेगी, 11-15 पे शपथ लेंगे, 11-16 पे दस्तखत कर देंगे जात पर। तो जब यहां तक आ गई तो अब कांग्रेस को भी सुन लेना चाहिए। 2600 समथिंग यानी 2700 के आसपास। दीपक जी, मनीष जी के संज्ञान के लिए सवाल मनोज पंडित से पूछूंगा। ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट की जातियां हैं और 27% कुल आरक्षण है मंडल के चलते। उसमें से 27 में से, मनीष बाबू सुन लो, वो बाद में देखना आंकड़ा कहीं से गूगल से, है ना, 27% में से 10% आरक्षण बिना पानी के कहां चला गया? केवल 97 जातियों के पास। क्या 1600 से ज्यादा ओबीसी की जातियां ऐसी हैं जिनको आरक्षण के सूर्य की पहली किरण तक नसीब नहीं हुई। आप सब लोग सामाजिक न्याय का
डंका पीटते रहे और जमीन पर ये हुआ। क्या पिछड़ों का मतलब ये मान लें 2-2 जातियां हैं, उत्तर प्रदेश में 2 जाति, बिहार में, बाकी जातियां कहां जाएंगी? आज कहा जा रहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्स। ठीक है, ये कांशीराम का नारा था, अब आप लोगों ने ले लिया, चलो कोई नहीं, ले लिया, अच्छी बात है? क्योंकि लोहिया का नारा अलग था, ये कांशीराम का नारा है। तो आपने कभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्यों नहीं जात के हिसाब से बना दिया? जिसकी जितनी संख्या भारी उसका उतना ही मुख्यमंत्री। अगर 4 बार बनना था मुख्यमंत्री तो पिछड़ों में ही चुन लेते। एक बार यादव बन जाता, एक बार कुर्मी बन जाता, एक बार कुछ और बन जाता। नहीं बन सकता था। प्रधानमंत्री पंडित जी, इंदिरा जी, राजीव जी, कश्मीरी ब्राह्मण तो उनकी तो संख्या कुछ है ही नहीं, फिर उनको 3 बार इतनी बार प्रधानमंत्री का पद क्यों? फिर ये सवाल उठ रहा है। जवाब ये नारा राहुल गांधी ये लगा रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी, मैंने उनका ट्वीट देखा, उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये फार्मूला लागू हो जाएगा मनीष बाबू, तो कश्मीरी ब्राह्मणों का फिर क्या होगा? वो तो जरूरत से ज्यादा प्रधानमंत्री ले लिए। बड़ा बड़े पेच है इसमें। मनोज पंडित जी, एक सवाल आपसे मेरा है, आपकी पार्टी भी और कांग्रेस भी, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां एक सामान्य बीमारी के सिंड्रोम से ग्रसित, विपक्ष में हो तो प्रखर सामाजिक न्यायवादी, क्या दुर्धर्ष सामाजिक न्यायवादी हो जाते हैं आप लोग। कहते ना जात गिनो, और सत्ता पक्ष में आते तो कहते नहीं भाई जितना हो रहा है बस उतना ही ठीक है। जनसंख्या जनगणना का मतलब SC ST, बस यही कांग्रेस ने किया और यही आज की सरकार कर रही है। उनसे भी हर पार्लियामेंट सेशन में सवाल होता है सरकार से, हर में उत्तर आ जाता नहीं जी सरकार का कोई विचार नहीं है। लेकिन गोपीनाथ मुंडे जब 10 में थे, विपक्ष में थी भाजपा, तो वो कहते थे कि गिनती जात की करेंगे। मनोज जी, नहीं, आप ये देखिए, जब कांग्रेस ने कराया तो कांग्रेस ने वो आंकड़े क्यों नहीं रखे? भाई रखने चाहिए, नहीं रखे उन्होंने। और आज राहुल गांधी जी शोर मचा मचा कह रहे हैं कि या तो सरकार आंकड़े सार्वजनिक करे वरना हम कर देंगे। आप ये देखिए, या तो सरकार करे नहीं तो राहुल गांधी जी कर देंगे, उनका ये अभी भाषण है। तो मेरा मानना ये है कि इनकी कथनी करनी हर चीज में फर्क है। ये अवसर देख के चीजों को बदलते हैं। आज ये कांग्रेस और सपा का गठबंधन तो हो चुका उत्तर प्रदेश में। नेताजी ने कहा था कि भाई जिस पार्टी को हम गाली दे दे के हम सत्ता में आए और चीजें बनाई हमने, और आज उसी पार्टी के साथ आप गठबंधन करोगे तो जनता को क्या मुंह दिखाओगे? उसका नतीजा भुगत चुकी समाजवादी पार्टी। और अभी आपने कहा कि 4-4 बार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही। अमिताभ जी, आपको बहुत अच्छे से पता है कि चाचा भतीजे में लड़ाई सिर्फ इस बात पे हुई कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन। आप ओबीसी और किसी बात की बात तो छोड़ ही लीजिए। तो मेरा मानना यह है कि जो आधी आबादी के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो एक ऐतिहासिक काम है, और ऐसा काम है कि शायद ये लोग सोच नहीं सकते। नहीं, अब आधी आबादी का मसला तो पीछे चला गया, अब तो जात गिनने का मामला है। नहीं, तो जात गिनने का मामला तो चूंकि अब ये चाहते हैं उसका श्रेय हमें मिल जाए कि हमने तो रोड़ा अटकाया था, पर लेकिन पास कैसे हो गया। आप ये देखिए, इसी बिल को जब ये लेके आए थे तो राज्यसभा में लेके नहीं आ पाए थे और सब फाड़ फाड़ के फेंक दिए गए थे बिल। आज वही बिल, एक ऐसा माहौल, एक ऐसी चीजें बनी। मनोज पंडित, ठीक है, मेरा एक प्रश्न है, फिर आएंगे। मैं एक जानना आज ये चाह रहा हूं, जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में केंद्र सरकार है या नहीं? बस नहीं, अभी आप चूंकि अभी थोड़ा सा अभी तो चुनाव है, चुनाव के बाद जब अगली बार सरकार में बैठेंगे तो इसके लिए विचार करेंगे और सोचेंगे क्या करना है। मैं समझ गया, तब विचार करेंगे, तब उसके लिए मीटिंग बुलाएंगे। समझ गया, ठीक। आपने भी ठीक गुगली फेंकी, बोले ठीक पहले सरकार में लाओ फिर सोचेंगे। मनीष बाबू एक मिनट, ज्ञानेंद्र अर्कवंशी की पार्टी जो है, इसके जो अध्यक्ष हैं, उनको जितनी जातियां मुंह जबानी याद हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा 2700 याद है पूरी, लेकिन हाँ काफ़ी याद है, उतनी औरों को याद नहीं। इसलिए मैं ज्ञानेंद्र अर्कवंशी के पास फिर आऊँगा। भाई जितने भी नेता और जितने भी दल
ये कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय को बिना स्थापित किए हमको नींद नहीं आती, हम रोटी नहीं खा पा रहे क्या? उन लोगों ने ये नियम क्यों नहीं लगाया कि पिछड़ों में, दलितों में, आदिवासियों में, हर समूह से रोटेशन में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता रहे जयनंद जी, ताकि हर समाज को लगे कि हाँ भाई मुकुट हमारे सर भी आया। बोले ना सामाजिक न्याय तो होगा लेकिन मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे हर बार, या प्रधानमंत्री हमारे परिवार से बनेगा, बाकी न्याय सब करेंगे। जयनंद जी देखिए अमिताभ जी, हमारे नेता और हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी का गठन 2002 में हुआ और उसकी जो सबसे पहली मांगे थी जिनको लेके गठन हुआ था उसमें यही था, एक जातिगत जनगणना होनी चाहिए और साथ में जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है उसको लागू होना चाहिए। उन्हीं दो मांगों को लेकर हम आज तक चल रहे हैं और अभी सत्ता में भागीदार भी बने हैं 2 बार, तो हम कोशिश करेंगे इन चीजों को समझाने के अपने साथियों को, क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर ये नहीं है। ठीक, और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो भी जातियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, केवल 4 जातियां 80% लाभ उठा रही हैं, केवल बाकी जो 80% जातियां हैं वो गायब हो गई हैं। ठीक, 20% जातियां उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ ही नहीं मिला है। टोटल 234 जो जातियां हैं उसमें से लगभग 49 जातियां जिनको कभी लाभ ही नहीं मिला है, उन्हीं के लिए, उन्हीं जैसी जातियों के लिए हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी बार बार आवाज उठाते रहे। वो चाहते हैं कि जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट राजनाथ सिंह जी के समय में बनी थी उसको लागू किया जाए। जब वो पिछली बार सत्ता में आए थे, सत्ता के सहभागी बने थे, उनके कहने पर राघवेंद्र समिति बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट भी 4 महीने के अंदर आ गई, लेकिन वो धूल फांकती रही और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अभी भी मेरा मत है कि होगा, देर सवेर होगा। जी ठीक बात। मनीष जी, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, इतनी बड़ी समस्या के प्रति उसका ध्यान नहीं गया, ये तुम नहीं मान सकता। सामाजिक न्याय और जात की राजनीति सब पत्रों घटाइए, नैसर्गिक न्याय एक शब्द है, सामाजिक न्याय तो उसके बाद की चीज है। सबसे पहला न्याय क्या है? नैसर्गिक न्याय, बाकी सारे न्याय उसके बाद आते हैं। नैसर्गिक न्याय क्या कहता है कि 27% आरक्षण समान रूप से बंटना चाहिए था नीचे तक, नहीं 2700 जातियां हैं सेंट्रल लिस्ट में लगभग, कुछ कम, ठीक 2643 या ऐसा कुछ, मुझे एग्जैक्ट नंबर है, 2700 मान लो, ठीक। उसमें से 97 जातियों ने 10% अपनी जेब में रख लिया। क्या 1600 से ज्यादा ऐसी पिछड़े वर्ग की जातियां हैं जिनको आरक्षण का आ नहीं मिला कभी। इसकी ओर मांग नहीं उठाएगी कभी कि भैया इसको उल्टा पलटी करो? कभी मांग नहीं उठाएगी। क्यों? हर राज्य में पिछड़े का मतलब 2-3 जातियां, कर्नाटक से लेके और उत्तर प्रदेश तक कहीं चले जाओ, वही सरकार में रहेंगे, वही सब काम करेंगे, वही पार्टी अध्यक्ष बनेंगे, बाकी लोग वोट देंगे। मनीष जी, एक थोड़ी सी चीज को लेकर भ्रम है, पहले मैं अपनी बात को स्पष्ट कर दूं। ये बात आपकी एकदम ठीक है जो आप कह रहे हैं कि क्यों कुछ लोग ही लाभ उठा रहे हैं, बाकी लोगों को ये लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। बहुत ही नैसर्गिक न्याय वाली बात है ये। इसी सोच के साथ सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस कराया गया था। 2011 में सेंसस हुआ, फिर बार बार यहाँ आ रहा है ना, मनोज जी भी कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं की गई। इनको पहले बता दिया जाए कि रिपोर्ट बनने में 2-3 साल का वक्त लगता है। मैं कुछ डेटा आपके सामने रखता हूँ। 2014 तक लगभग ये रिपोर्ट बनकर तैयार हुई थी। उसमें फिर 46,73,034 जातियां, उपजातियां, अलग अलग सरनेम और गोत्र वाले लोग निकल कर आए। वो कंसोलिडेट करने के लिए स्टेट्स में डेटा भेजा गया, वहां पर फिर एरर निकल कर आता है और उसका रेक्टिफिकेशन होता है। ये सारे काम होने के बाद 28 जुलाई 2015 को सरकार ने बताया कि इतने एरर निकले, फिर उसके रेक्टिफिकेशन के लिए गया। तो जो रिपोर्ट बनकर तैयार हुई थी तो वो 4 साल लग गए थे उस रिपोर्ट को बनने में, और इस बीच भाजपा की सरकार आ गई थी। और जो धरना प्रदर्शन हुआ था वो भाजपा सरकार के खिलाफ हुआ था। मैं एग्जैक्ट डेट बता देता हूं। 13 जुलाई 2015 को लालू प्रसाद यादव जी ने भाजपा की सरकार के खिलाफ एक मार्च निकाला था कि जब आंकड़े और डेटा और तैयार हो गया है तब उसे सामने लाया जाए। उस बात का समर्थन किया था करुणा दीदी जी ने भी।
तो 2015 तक डेटा बनकर तैयार हुआ, फिर भाजपा ने सारे डेटा मतलब SC/ST के डेटा पब्लिक किए, लेकिन ओबीसी का डेटा रोक लिया। उसको लेकर तमाम विरोध भी हुआ था। तो आप जो कह रहे हैं वो हमारे जहन में भी था कि नहीं, जो लोग छूट रहे हैं उन्हें इसमें शामिल किया जाना चाहिए, और इसीलिए SECC का डेटा किया गया था। ठीक हिंदवी जी, नहीं देखो मैं तो एक बात कह रहा हूं, लंबी कहानी ने, मेरे पास तो बिल्कुल वो कौन सा पेनिसिलिन का इंजेक्शन जैसी दवा रहती है, भागा भूगी का काम ही नहीं। नेता हमेशा चाहता है कि यहां जाना है, वो रूट बताएगा, जालंधर, जालंधर से फगवाड़ा, फगवाड़ा से कोचीन, कोचीन से कन्याकुमारी होते हुए आओ, कि आदमी चलते रहे उसी में निपट जाए ना। मैं भागने नहीं देता, माफ करिएगा हमको, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मोदी जी की पार्टी हो, माफ करिए। एक बात कहता हूं कि ये रिपोर्ट बनेगी, वो कमेटी बनेगी, फिर रेक्टिफिकेशन होगा, सेक्टिफिकेशन, सब लंबी कहानी नहीं, बाबुओं वाला भाषण बात है। मैं दीपक के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं ताकि रिकॉर्ड दुरुस्त रहे। केंद्रीय सेवाओं में भाई हमको नपने तो लेना है, थर्मामीटर लगाना है। केंद्रीय सेवाओं में 89 में मंडल लागू हुआ विश्वनाथ प्रताप के समय में। उसके बाद से ये 2700 जातियां हैं सेंट्रल लिस्ट में, ये स्टेट छोड़ दीजिए अभी, उनमें किस जाति के कितने लोगों ने एजुकेशन में रिजर्वेशन पाया और नौकरी में पाया, उसका आंकड़ा तो सबके पास है। अब हिलाने में इसको, कंटेनर को कौन सी पुलिस पकड़ रही भैया, क्यों नहीं हिला रहे इसको? हमको मालूम है पानी कहां ठहरा है दीपक रंजन जी। बिहार में कोई माइकल लाली बोल के देख ले कि हिला दो ना, या तो नीतीश कुमार है पिछड़े या लालू जी हैं पिछड़े। बोले बाकी कोई नहीं पिछड़ा क्या? बाकी सब पिछड़े हैं तो मेरे पीछे आए क्या? दो ही जात, एक जात का रिप्रेजेंटेशन लालू जी करते हैं और एक का नीतीश बाबू करते हैं, लेकिन जातियां तो कई सौ हैं बिहार में भी पिछड़ों की। वो क्या करेंगे दीपक रंजन जी? क्योंकि मंत्री हम कह रहे चपरासी की छोड़ो, उसमें डाटा जुटाना पड़ेगा, मनीष एंधवी जैसे योग्य लोगों को लगना पड़ेगा। प्रधानमंत्री में तो डाटा नहीं जुटाना ना रेक्टिफिकेशन कराना मनीष बाबू ना। 4 बार प्रधानमंत्री आपके परिवार से बन गया, क्यों बन गया? आपकी इतनी संख्या थी कि इतनी हिस्सेदारी आपको मिले? नहीं, क्यों बन गया? इसमें तो कोई समस्या ही नहीं। दीपक जी, वही प्रश्न आपसे है, उत्तर प्रदेश बिहार एक ही तरीके की स्थितियों का सामना कर रहे हैं क्या? एक बार मुलायम सिंह जी बन गए, दूसरी बार धनीराम वर्मा बनते नहीं, तीसरी बार राम सकल गुर्जर बनते, मतलब नाम कुछ भी हो सकता है क्या? मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, यही क्या? 12 में नरेश उत्तम पटेल को ही बना देते, तब भी एक, चलो हम समझते कुछ तो हिलाया आचार। दीपक जी, देखिए अमिताभ भाई, मुझसे ज्यादा जानकार आप हैं और आपकी जानकारी मुझसे ज्यादा बेहतर है। जब मुख्यमंत्री चुना जाता है तो विधानमंडल दल की बैठक होती है और चुने हुए विधायक अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, विधायक दल का नेता चुनते हैं। और जब विधायक दल का नेता ने आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को, अभी मनोज भाई हंस रहे हैं और सारी बात अभी इन्होंने बताई। मैं देखिए जनेन भाई की बात पे मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि जनेन भाई कास्ट सेंसस के पक्ष में है या नहीं, और ये विमेन रिजर्वेशन में कोटा विद इन कोटा चाहते हैं कि नहीं चाहते? देखिए अभी हमारे भाई मनोज पंडित जी ने सारी बातें बताई कि कांग्रेस पार्टी ने सपा के लिए क्या कहा, सपा ने कांग्रेस के लिए क्या कहा। ताजा उदाहरण है, ओपी राजभर जी ने आपको पानी पी के बोरा भर करके गालियां दी थी। ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी आ गई जो आप ओम प्रकाश राजभर जी को आपने एनडीए में अपने शामिल कर लिया? और अमिताभ भाई देखिए आप बीच में बोलेंगे तो हम भी बीच में बोलेंगे। आपने तो गाना गाया था सन्यासी मंदिर में, और अब तो बारी हमारी, तो उन्होंने कहा गाना बदल गया, अब बोले कि तेरे अंगने में हमारा क्या काम है। मतलब अखिलेश जी को उन्होंने बोला, अब आप बोलोगे ना पंडित जी। ठीक है मनोज जी, अभी रुकिए, उनकी बात आने पाऊंगी, दीपक जी की बात पूरी हो जाए फिर आपको बताते हैं मनोज जी। अभी केवल दीपक रंजन की आवाज जी, मेरी ऑडियो अमिताभ भाई डाउन मत करिएगा, केवल आपकी आवाज आ रही है। ये कोई तरीका नहीं,
ये कोई तरीका नहीं है कि जो है वो मनोज पंडित जी जो है बीच में इंटरप्ट कर, फिर मैं भाई अभी केवल आपकी आवाज जा रही है। जैनेंद्र भाई जी। ठीक है, जैनेंद्र भाई से मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार की 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, नेताजी रहे और आदरणीय अखिलेश यादव जी रहे। अगर समाजवादी पार्टी ने कोई कुछ नहीं किया था, समाजवादी पार्टी में इतनी खामियां थी, इतनी खामियां थी, तो 2022 में क्या लेने चले आए थे ये? कुछ नहीं किया था। उसके बाद ये 2022 में लेने क्या आए थे? कास्ट सेंसस इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ में इसलिए छोड़ा था भाई कि इन्होंने कास्ट सेंसस नहीं कराया इनकी। अच्छा, आप जो है कंटेनर को रिशफल करने की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी रिशफल कर दी होती है इसको, कंटेनर को। 9.5 साल से इनकी सरकार हिंदुस्तान में है और 6.5 साल से इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में है। कंटेनर को उन्होंने भी ऐसे ऐसे करके रिशफल कर दिया होता अमिताभ भाई, हम भी खुश हो जाते हैं। ऐसे ऐसे आप कितना अच्छा नहीं बता पाएंगे, ठीक दीपक बाबू अभी रुकना होगा। ठीक, उससे तो नहीं फिट है इन्होंने उसको। ठीक, अब आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। मनोज पंडित जी, मैं तो कहता हूं संसदीय लोकतंत्र का मतलब क्या, उसका प्राण क्या है? मेरी बात से मनीष जी सहमत होंगे, टीवी पर ना हो तो दिल से होंगे, क्योंकि आदमी भले हैं। अब अभी वो पार्टी में आ गए तो उनकी भूमिका दूसरी है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज होती है सत्ता का चेहरा कौन, किस समाज का। ठीक, जो अभी दीपक जो बात कह रहे थे ना, सिद्धांत के तौर पर सही है, लेकिन इस बात से सब सहमत होंगे कि भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक मालूम जोक क्या है? जोक ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी ये कहना कि विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री चुनती है और संसद दल की बैठक प्रधानमंत्री चुनती है। मुझे याद है आज से 30 साल पहले जब रामगोपाल जी यहां नॉर्थ एवेन्यू में रहा करते थे फर्स्ट फ्लोर पे, तो हम वहां एक बार आए थे, नेताजी थे, तो ऐसी चर्चा होने लगी मनीष जी। तो नेताजी ने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी, विधानसभा भंग करनी हो, चुनाव में जाना हो, है कोई पार्टी सरकार में हो विधायकों की बैठक नहीं बुलाती। क्या वही 4 लोग बैठ के फैसला कर लेते, उसको हो जाता है। मुलायम सिंह जी ने मुझसे कहा था। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन किसने तय किया, सबको पता। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, सबको पता। योगी जी बनेंगे, सब। अखिलेश यादव बनेंगे, सैफई में बैठक हुई, 5 लोग थे, छठा अंदर नहीं गया। क्या विधायक दल के पास तो नाम आता बाबू। मनीष जी गलत तो नहीं कह रहा? हाँ नाम से तो हिला दो। इसलिए इन बातों में कुछ रखा नहीं। मैं कह रहा हूं जात का प्रतिनिधित्व वहां क्यों नहीं देते? ये कह रहे चपरासी में जात का प्रतिनिधित्व देंगे। अरे मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री में क्यों नहीं देते हो और प्रधानमंत्री में क्यों नहीं देते हो? बोले ना पोस्ट ऑफिस में बाबू में आरक्षण देंगे। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री में ही असला अदला बदली क्यों नहीं कर रहे? पार्टी अध्यक्षता ही क्यों नहीं दे रहे? भाई कश्मीरी पंडित कुल कितने देश में? क्या उनकी आबादी इतनी है कि वो देश के 4 बार प्रधानमंत्री रहे और उसमें भी कई कई टर्म? पंडित जी, इंदिरा जी, ये जाती है। फिर राहुल जी को ये ट्वीट नहीं करना चाहिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी नहीं। तब मनोज पंडित जी, मामला कैड़ा हो रहा है, यहां बहस चलो कुछ भी कर लो, लेकिन मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है कि जीत हार अलग चीज है। जात गिनो का मुद्दा लोकसभा के चुनाव का बड़ा मुद्दा तो बन जाएगा। अब आप बताइए, आप उससे कैसे निपटोगे, कैसे सुलझोगे? भाजपा। अमिताभ जी, पहले तो मैं दीपक भाई की बात का जवाब दे दूं। दीपक भाई, आपके सबसे बड़े विरोधी थे कांग्रेस, आपके सबसे बड़े विरोधी थे बसपा। आपने सत्ता के लालच में दोनों के साथ गठबंधन किया, दोनों के साथ चुनाव लड़ा और आपने भरे मंच पर बहन जी के पैर छुए दीपक यादव जी ने, जिसके लिए आपका समाज नाराज भी। तो आप ये समझ लीजिए कि जितना सत्ता के लिए सब नहीं, आप दीपक जी सुन लीजिए। अब आपको दिक्कत हो रही थी मेरे पीछे बोलने के बाद। अभी केवल मनोज पंडित की आवाज जाएगी जी। नहीं, अब आप देखिए, नहीं दीपक जी बहुत केवल आपकी आवाज जा रही है। मनोज पंडित अपनी बात बोलिए। अब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है और यहाँ वो बात की जाएगी जो न्याय संगत होगी।
ठीक है, न्याय संगत जो बात है वो करें ताकि लोगों को अच्छी लगे। तो मेरे मित्र, आप ये देख लीजिए कि जब सारे समझौते समाजवादी पार्टी कर चुकी, साम दाम दंड भेद सब सत्ता की कुर्सी के लिए अखिलेश जी ने दांव पे लगा दिए नेताजी के कहने के बावजूद। तो आप देखिए कि आज जो सगुफे आप छोड़ रहे हैं, आप ये जो अब वक्त बदल गया, वक्त और ऐसा बदला वक्त कि हर गांव में, हर जिले में, हर मोहल्ले में, हर गली में आज सोशल मीडिया, टीवी चैनल, 5G नेट, जो बात हम और आप कर रहे हैं, ये बात आधे घंटे में पूरे देश में फैली होती है और हर व्यक्ति सुनता है और वो जानता है कि मेरा भविष्य कहां सुरक्षित है कहां नहीं। भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में फर्क नहीं है। हमारी नीयत साफ है, हमारे इरादे साफ है। हम आधी आबादी के लिए जो रात के 12 बजे पार्लियामेंट चलाकर और जो कानून बनाया है, बेशक इसका लाभ आज नहीं मिलता, आने वाले समय में मिलेगा, पर जरूर मिलेगा। जो अमिताभ जी कहते हैं कि अचार का डिब्बा पलटना है, वो जरूर पलटा जाएगा, पर लेकिन थोड़ा समय तो लगेगा। आप जनता को सिर्फ बरगलाने से, बहकाने से चीजें चलने वाली नहीं है मेरे भाई। अब तो चीजें, अब जो जेन्युइन है, जो काम करेगा, जो खेलेगा वही बढ़ेगा, जो नहीं खेलेगा वो चलने वाला नहीं है। मनोज पंडित जी, ठीक है। मनीष हिंदवी जी, जब फैमिली के अंदर, यानी जब डेमोक्रेसी ड्राइंग रूम में आके कैद हो जाती है क्या एक फैमिली के, ठीक, तो सामाजिक न्याय तो दरवाजे पे ही दम घोट देता है। वो पिछड़े की फैमिली हो, अगड़े की फैमिली हो, ब्राह्मण की हो, दलित की हो, मुसलमान की, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एक मैं उदाहरण दे दूं, बाकी तो आप बहुत योग्य व्यक्ति, अगर आजम साहब के घर में आके लोकतंत्र बंधक हो गया 42 साल क्या, तो वहां तो फिर सारी जात, सारे धर्म जितने हिंदुस्तान में सब गए 12 के भाव क्या। जब जनता ने 42 साल बाद उनका बिल्कुल बहिष्कार कर दिया, अब तब जाके दूसरे नंबर लगा, एक सक्सेना जीता विधायक वहां नहीं, और एक लोधी सांसद बना। अगर समाजवादी पार्टी के घर में लोकतंत्र आके वहां ठहर गया तो यादव ही यादव, मायावत बसपा में जाटव ही जाटव, जब से बसपा बनी तब से आज तक। बिहार में लालू जी के यहां यादव यादव, नीतीश जी के यहां कुर्मी कुर्मी क्या। तो ये जो 2700 जातियां अकेले ओबीसी में हैं और कई सौ जातियां एससी में हैं, कई सौ जातियां एसटी में हैं, वो लोग भजन करने के लिए हैं केवल, और नेता जब भाषण दे तो उसका जिंदाबाद करें। मनीष जी, देखिए ऐसा है कि जो भी पार्टीज चलती हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई पार्टी हो, वो एक कोर ग्रुप से चलती है। उस कोर ग्रुप के पास ही ताकत होती है। कोर ग्रुप नहीं, मैं परिवार की बात कर रहा हूं, ग्रुप की बात ही नहीं। मैं तो फैमिली जिनका रक्त एक है। मैं अपनी बात पूरा कर लूं जी। अगर वो परिवार पार्टी चला रहे और लोग, देखिए जनता में, डेमोक्रेसी में इस बात की आजादी है कि लोग वोट दें, वो लोग वोट देते हैं। तो अगर 8% यादव है और अखिलेश जी को 31% वोट मिला 2022 में, तो इसका मतलब उनको अन्य 24% लोगों ने भी वोट दिया ना। तो सोच समझ के वोट दिया, कोई दबाव उनके ऊपर नहीं था। कांग्रेस को हिमाचल में सरकार बनी, कर्नाटक में सरकार बनी, वो ये जानते हैं कि राहुल गांधी सामने से पार्टी लीड करे, लेकिन वो वोट दे रहे हैं। देखिए लोगों को वोट देने का उनका अपना अधिकार मेरा है। ये प्रश्न है, आप बुद्धिमान आदमी के साथ ये होता है वो बात घुमा देता है। मेरा प्रश्न नहीं है जनता क्या कर रही, मैं उसमें ये पूछ रही। मैंने कहा मैं अगर नेता हूं, मैं राहुल गांधी हूं, मैं जवाहरलाल जी होता, इंदिरा गांधी होता, मुलायम सिंह जी होता, मैं ये अनैतिक मानता कि लोकतंत्र मेरी बैठक में आकर कैदी हो जाए, मेरी खटिया के पाय से बंध जाए। जनता क्या कह रही, छोड़िए, जनता चुनती है अपना। मनीष जी, ना, सॉरी, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो जनता ने वोट नहीं दिया था तब, ठीक ना? हाँ, लेकिन हमको, अरे भाई फिर गलत बात कर रहे हो। और जवाहरलाल
नेहरू, सुन एक सेकंड सुनो बाबू, जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे, ये बात दिमाग में रखिए, तो वोट से नहीं बने थे। ठीक है। और सुन लो, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो वोट से नहीं बने थे। मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे। सैफई बैठक हुई, मैं बता दूं, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह जी, अखिलेश और आजम खान अकेले, केवल फैमिली के बाहर के। क्या 2.5 घंटा बैठक चली, अखिलेश यादव को नाम तय हो गया, बात खत्म हो गई। यही तो मैं कह रहा हूं मित्र, वहां किसी गुजर को, वहां किसी काछी को, वहां किसी कुर्मी को, वहां किसी कुशवाहा को नहीं बना सकते थे हम लोग। नहीं, अब मेरी बात सुनिए, आपकी बात एकदम सही है। जब कर रहे हो कि पहली बात में आपकी बात सही है, पहली बार का मौका चाहे जवाहरलाल जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, बने ना, लेकिन एक ही साल बाद जनता के बीच में जाकर अपना मैंडेट उन्होंने सिद्ध किया या नहीं किया, ये बताइए। सिर्फ एक ही साल बाद, 1.5 साल बाद जवाहरलाल नेहरू मैं शास्त्रार्थ में नहीं जाना चाहता, मैं उस भावना की बात कर रहा हूं जो नेता ये कहते हैं कि भाई साहब हम तो दिन रात रोटी नहीं खा पाते, सामाजिक न्याय में लगे। मैं उनको आईना दिखा रहा हूं कि आप किसी न्याय में नहीं लगे, आप अपनी कुर्सी की जुगाड़ में लगे हो। अगर मुझे ही जनता ने वोट दे दिया, फिर भी मैं कहता, मैं इंदिरा गांधी होता, मुझे ही जनता जिताती, कहती यही है, फिर भी मैं कहता मैं मनीष सिंघवी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हूं, क्योंकि भारत में जातियों का न्याय होना चाहिए। ये बोलने में क्या जा रहा था, और सुरखरू हो जाती इंदिरा गांधी ना, प्रधानमंत्री हम ही बनेंगे, ये जान लो। बोले अच्छा जी जान लिया। बोले तुम लोग जिंदाबाद करोगे, यही तो समस्या है। खैर दीपक जी, वही बात बार बार आती है, जो राजनीति छोड़ो, जैसे राजनीति का मन और चलन होता वैसे ही लोकनीति होती है। वैसे ही आरक्षण की जो मलाई थी, जो रसमलाई थी, जो रबड़ी और जलेबी थी, वो 2700 जातियों में से 97 जातियों ने खा ली। क्या बाकी जातियां वहीं खड़ी हैं जहां बीपी मंडल के समय में खड़ी थी। दीपक रंजन जी, वो किस लिए है? वो भारत के नागरिक नहीं है, उनको हक नहीं है बेहतर जीवन जीने का, आरक्षण पाने का? नहीं अमिताभ भाई, मैं आपकी 2 बातें पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं अपनी जानकारी के साथ। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जब आदरणीय अखिलेश यादव जी जब जो है रथ लेकर के निकले थे, तो चूंकि हम लोग भी साथ में थे इसलिए हमें मालूम है, कुशीनगर में आदरणीय ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी भारतीय समाजवादी पार्टी के काफी सीनियर लीडर हैं, वहां पर उन्होंने मांग की थी कि हमारे अगले मुख्यमंत्री का चेहरा अखिलेश यादव जी को होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि जब 5 लोगों के बीच में जब नाम तय हुआ था, तो उस नाम को विधानमंडल दल की बैठक में पार्टी कार्यालय में उसको रखा गया था। अगर किसी को छोड़ो इन बातों को नहीं रखा, आपका मैं जो कह रहा हूं आप उसके कहां गड़बड़ पड़े हो? विधानमंडल दल और लोक दल गजब कर रहे हो यार। करोड़ों लोग आपका चैनल देखते हैं अमिताभ भाई, तो मैं अपने नेता के लिए मैं गलत परसेप्शन लोगों के बीच में मैं जाने दूंगा? चलो ठीक है, विधानमंडल दल ने अखिलेश यादव को बना दिया, मुलायम सिंह को पता नहीं था विधानमंडल दल इतना ताकतवर था, उसने बना दिया। सोनिया गांधी को पता नहीं था, मनमोहन सिंह को विधानमंडल दल ने बना दिया। ठीक, मान योगी आदित्यनाथ जी का तो कहीं नामो निशान नहीं था, कहीं था नामो निशान योगी आदित्यनाथ जी का? योगी आदित्यनाथ जी का कहीं नामो निशान था? आप बता दीजिए। हम तो आपकी बात आगे पूरी, अब हम बता दें आगे। दीपक आगे बता, आगे। अच्छा, ये जैसे योगी आदित्यनाथ भाजपा में बने, वैसे ही अखिलेश यादव सपा में बने। फर्क इतना है, रुक जाओ, फर्क इतना, अभी आवाज नहीं आएगी आपकी। फर्क इतना है कि वहां घर के एक खूंटे से बंधा रहा लोकतंत्र। क्या इन अंतर है? ये मैं आज फिर दोहरा दूं, जवाहरलाल जी से लेके आज तक कोई प्रधानमंत्री संसदीय पार्लियामेंट, अभी नहीं आएगी आवाज ही नहीं आएगी, पार्लियामेंट मेंबर्स के द्वारा नहीं चुना गया, नाम तय होके पर्ची में आता है, उसके बाद उस पर जय जयकार होती है। ये जाने, हमने मनमोहन सिंह का चयन देखा है, आप लोगों ने गूगल में पढ़ा होगा, हमने देखा है मित्र, हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को चयन देखा है, इसलिए हमको ना बताओ भाई, ठीक है ना? ये इम्तिहान में लिखो जीके में कि मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया क्या है, बोले विधायक दल का मंडल चुनता है, हमको मालूम है कौन सा दल है, कहां चुनता है। ठीक,
छोड़ दीजिए तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता चैलेंज। अरे भाई आप दया, हम ठीक है, आपके लिए अपनी बात पर कायम रहो, आपको आप कौन चैलेंज रोक रहा कर है? सकते हैं कि विधानमंडल दल नहीं चुनता है, हमारे संविधान में एक विधानमंडल दल चुनता है, तो हम वो बात मैंने आपसे रखी। आ गई बात, मैं तो व्यवहारिक पक्ष कह रहा हूं। आ गई मनोज भैया, आ गई दीपक रंजन, रास और मनोज पंडित जी की बात ठीक का। ठीक, मनोज अब रुक जाओ, पंडित जी ने अभी रुक जाओ, जैनेंद्र रघुवंशी, जैनेंद्र रघुवंशी, मैं कह रहा हूं व्यवहारिक पक्ष, क्या जो सब जानते हैं, क्या मनो दीपक जी उसमें व्यवहारिक पक्ष, सैद्धांतिक पक्ष घुसा रहे, टेक्स्ट बुक, क्या राजनीति तो टेक्स्ट बुक से चलती नहीं क्या? हमने राज्यसभा के मेंबर तय होते देखे, बोले फलाने को भेज दे, बोले फलाना ठीक नहीं, अरे फलाना, बोले हाँ ठीक है, उसका हो गया। हमने राज्यपाल बनते देखे, मुख्यमंत्री बनते देखे, बदलते देखे, अखिलेश यादव का चयन देखा। किस चक्कर पड़ो भैया? और सुन लो, अब आप लोग ऐसी बात बोल देते हो कि जिसमें ऐसे प्रसंग भी मुझे बोलने पड़े जो नेताओं की छवि के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन अब दीपक जैसे नौजवान है, उत्साही है, ये लोग बोल देते हैं तो बताना पड़ता है। समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार थी, मनीष सिंघवी, क्या संविधान क्या कहता है वो तो आपको भी पता और आपसे ज्यादा दीपक जी को पता है, क्या कौन दल की बैठक होती है, क्या क्या उस बैठक में होता है, क्या मुझे तो पता नहीं। कांशीराम ने गेस्ट हाउस में बुला मुलायम सिंह से कहा कि ये मंत्री इसका सामान बाहर फेंकवा दो, कैबिनेट से निकाल दो, क्या, और ये चीफ सेक्रेटरी सुब्रमण्यम इसको भी भगाओ, इसका भी सामान बाहर फेंको। संविधान में तो उनकी प्रक्रिया अलग है ना। राज्यपाल के प्रासाद तक मंत्री रहता है, ये लिखा है संविधान में, टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर, है ना मनीष, क्या? लेकिन कांशीराम जी ने जो ऑर्डर दिया था हम लोगों के सामने, वो फॉलो हुआ। एक वो मुस्लिम मंत्री थे ना जिनका सामान सड़क पर फेंक दिया गया था, याद है ना? तब टेक्स्ट बुक कहां गई थी? इसलिए भैया थोड़ा दया रखो, काय को ऐसी बातें खुलवाते हो जिनमें जो लोग नहीं रहे उनके वो भी उनके भी प्रसंग आए, छोड़ो, जाने दो यार। आपकी बात, आपने अपनी नेता की बात कह दी, अच्छी बात है। भैया जैनेंद्र रघुवंशी क्या कहना चाह रहे थे? 30 सेकेंड। मैं बस यही, दीपक भाई जो आरोप लगा रहे थे मैं उसे बता सकता हूँ कि जैसे हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछले 1.5 साल से लगे हुए थे कि भर राजभर जाति को शामिल करवाया जाए एसटी में, तो उसके लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया था और वो फॉलो नहीं हुआ था, तो मुख्यमंत्री से मिले थे, मुख्यमंत्री ने वो काम किया। दूसरा, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 1.5 साल 19 महीने लगभग एक कितनी बार माननीय लगाओगे? एक बार लगा दिया? नहीं नहीं, पहली बार लगाया। आप डिबेट उठा लीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा इन चक्रों में नहीं पड़ता, पहली बार लगाया है, पूरी डिबेट देख लीजिएगा, ठीक। तो जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं उन्होंने बार बार इस चीज के लिए कहा कि जो जातियां अगर आरक्षण का लाभ नहीं उठा पा रही हैं तो उनको आप सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के द्वारा आरक्षण का लाभ दिलवाइए, और इसी वजह से उनके कहने पर राघवेंद्र समिति बनाई गई। 4 महीने के अंदर आप कई बार बोल चुके, आगे इसी डिबेट में कई बार बोल चुके राघवेंद्र समिति, राजनाथ सिंह। आगे बात, आगे बताता हूँ, आगे की मत आगे बात, अरे रुक जाओ भैया, आगे बात। मनीष सिंघवी, प्रश्न वही, हम सामाजिक न्याय देना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमको लोकतंत्र को अपनी खाट के पाई से जो बंधा है लोकतंत्र, उसको मुक्त करना होगा, क्या? हम अपना दावा छोड़कर वहां जाएं जहां आरक्षण की, जहां विकास है, प्रभाव की कोई किरण नहीं पहुंची, वहां तो जाते नहीं, क्या? बोले भाई सीडब्ल्यूसी बने, बोले 4-5 तो ये हमारे घर के रहेंगे, क्या? बाकी हम देख लो किस किस को रखना है। और जातियां वहां अकेले ओबीसी में 2700 खड़ी हैं, क्या? मसला यहीं पर थोड़ा गड़बड़ा जाता है मनीष जी, नहीं? देखिए, पूरी कोशिश कांग्रेस में इस बात की रहती है कि सब लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाए। गलतियों की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और हम हमेशा मानने को तैयार हैं और सुधारने को तैयार हैं, लेकिन कोशिश इस बात की रहती है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकें।
ज्यादा से ज्यादा जातियों तक पहुंचे और जो सबसे वंचित आदमी, सबसे अंतिम व्यक्ति है, उस तक पहुंचकर उसको हक दिलाएं। जी दीपक जी, वही प्रश्न जो मैंने मनीष जी से पूछा वही आपसे, अब उसमें मत जाएगा कि विधायक दल कैसे चुना जाता, वो विषय खत्म हो गया। सिर्फ इतना प्रश्न, इसका उत्तर कि जो वंचित रह गए राजनीतिक नेतृत्व में या सरकारी सेवा तो छोटी चीज है, जलवा कहां है, जातियों का मान कहां से बढ़ता है, राजनीतिक नेतृत्व से बढ़ता है भैया, है ना। यादवों ने मुलायम सिंह को नेता क्यों माना, क्योंकि भाई उनके परिवार में मुख्यमंत्रीशिप रही। मायावती जी को काशीराम ने चीफ मिनिस्टर नहीं बनवाया होता तो जाटव मायावती के पीछे तो नहीं खड़ा होता। दीपक जी, तो हम तो इस बार बार पंताबा ही मांग कर रहे हैं ना कि जातिवाद जनगणना आप करा दो। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना कराने से पीछे क्यों हट रही है? जातिगत जनगणना आप करा दो, एक्चुअल फिगर निकल करके बाहर आ जाएगा। और हमारे साथ रहे भाई जनेन भाई, और साथ ही देखिए मेरे आजीवन रहेंगे। मैंने इनसे 2 सवाल पूछा था, लेकिन दोनों सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं इनसे पूछा था कि कास्ट सेंसस आप चाहते हैं नहीं चाहते? दूसरा, ये विमन रिजर्वेशन में आप कोटा विद इन कोटा चाहते हैं नहीं चाहते? अभी हमारे बड़े भाई मनोज भाई ने कहा कि आपकी सत्ता नहीं, आपकी गुंडाई, सत्ता आपके हिसाब, सदन से लेकर के और सड़क तक गुंडाई आप करो, और सदन में भी आप ही गुंडाई दिखी, और सड़क पर भी आप करो। कोई गुंडाई नहीं करो भैया, सबसे आपने कहा ना अमिताभ भैया की सरकारी सत्ता नहीं तुम्हारी। ठीक, और ठीक है दीपक जी, आप सदन से लेकर सड़क तक आप करो गुंडाई, आपको मुबारक। ठीक है दीपक जी। और जनेन भाई से बस इतना पूछना चाहता हूँ कि भैया आप अगली डिबेट में अभी नहीं जनेन, आप नहीं ना भाई, समय नहीं। चपरासी बनने के लिए, मनीष भाई ध्यान से सुनिएगा, चपरासी बनने के लिए, बाबू बनने के लिए, हैं सरकारी उसमें बैंक में क्लर्क बनने के लिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है कि भाई कौन कितना है उसको उस हिसाब से ठीक मान लिया। लेकिन शरद पवार जी को ये नहीं पता कि सुप्रिया सुले, वो अजीत दादा, सब लोग मिला के सारा कुछ जो माल मलाई है वो उनके पाप उसमें आ गई, एक ही जात में, जिस जात के वो है क्या। फिर जो महाराष्ट्र में जो 500 किस्म की जातियां हैं उनको न्याय कौन सा आरक्षण दिलाएगा? कोई संविधान संशोधन वहां लागू नहीं होता। वहां आपका मन बड़ा होना चाहिए। आप तो कह रहे हो हम चपरासी बनाने की लड़ाई लड़ रहे, मैं कह रहा हूं राजा बनाने की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हो? कि अब बिहार में ये नहीं होना चाहिए था कि लालू जी ये कहते कि भाई हमारा परिवार बहुत रह लिया, 30 साल से राज भोग रहे हैं। अब सबसे निर्बल ओबीसी को उठा के लाते हैं, जात वाले को है मुसहर समाज से बना देते हैं। अखिलेश जी स्वेच्छा से ऐसा त्याग कर सकते हैं क्या? उनके परिवार में मेरे ख्याल से जो भी वयस्क है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पद पर है ना। अब कहे खूब भर भोग लिए सत्ता, अब हम सबसे पिछड़ी जाति में भी अति पिछड़ा जो है, महापिछड़ा जो है, उसको लाके शिखर पर बैठाएंगे। इसमें कोई रोक रहा है किसी को? नहीं ना। भाजपा ने अगर फैसला किया कि हम नरेंद्र मोदी को ओबीसी वर्ग के अपने कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो बना दिया ना, कोई रोक तो सकता नहीं ना। उसके लिए किसी संविधान संशोधन की जरूरत है। यही तो है, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना बना दिया, रामनाथ कोविंद को बनाना था बनाया, लेकिन उसके लिए अपना हित छोड़ना होगा राजनीतिक परिवारों को। ओम प्रकाश राजभर भी अगर ये कहें कि हम 200 जातियों के नेता हैं और जो कुछ पूरी कचौड़ी आएगी वो केवल हम और हमारा परिवार खाएगा, तो वो भी नेता नहीं रहेंगे। क्या के नेता? बोले हम या अरुण से छोटा वाला, बोले यही लोग रहेंगे, नहीं चलेगा ना मनीष बाबू। अब दुनिया बदल गई। जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, सोनिया जी, राजीव जी, संजय जी, प्रियंका जी, राहुल जी, तो ये तो सामाजिक न्याय नहीं होगा ना। सामाजिक न्याय के लिए तो एल्बम में फोटो बदलनी पड़ेगी। आपने अपनी फोटो लगा ली ना कुछ समय, अब दूसरा हटा दो, उसको बक्स में रख दो, दूसरे के लगा दो। यह ये जरूरी है।
क्या बसपा जैसी पार्टी ने दलितों में भी, ठीक है दलितों के नंबर तो आ रहे हैं, आरक्षण मनीष बाबू समझिएगा, दीपक जी आप भी, दलितों के नंबर तो हर सेंसस में आ रहे हैं, ठीक, दलितों में सैकड़ों जातियां हैं, सैकड़ों उपजातियां हैं। क्या मायावती जी ने ये कोशिश क्यों नहीं की कि जिस समाज से दलितों के, जिस जाति से वो है, उसके अलावा की जो और सबसे नीचे जातियां हैं दलितों की, उनमें से किसी को लीडरशिप दे देती पार्टी की। 4 बार वो मुख्यमंत्री रही, 1 बार खुद रह लेती, चलो 2 बार रह लेती, 2 बार उनको लगा बना देती। वाल्मीकि समाज से कोई नहीं हो सकता था मुख्यमंत्री क्या? उसके लिए कोई संविधान में संशोधन करना था या कोई जनगणना करानी थी? नहीं ना, कोई जनगणना करानी थी क्या? उसके लिए नहीं करानी थी। मन की गणना होनी चाहिए मनीष बाबू, मन में। इसके लिए कोई आप रैली करने की जरूरत थी क्या? नहीं ना। कोई मेला जुटाना था? नहीं ना। मायावती जी किसी भी वाल्मीकि को खड़ा कर देती, कहती ये है मेरी जगह, ये होगा मुख्यमंत्री। क्या संदेश जाता? नहीं जाता। मुलायम सिंह जी 2 बार रह लेते, तीसरी बार कहते मेरी जगह ये होगा। नहीं, अच्छा नहीं होता। जवाहरलाल जी का छोड़ देते, इंदिरा जी 3 बार क्यों रही, 4 बार क्यों रहे? 1 बार रह लिया, नाम हो गया इतिहास में। 71 में पाकिस्तान वाला दृश्य हो गया, जय जय हो गई, छोड़ देती, कहती भाई अब दलित लाएंगे, अब पिछड़ा लाएंगे। नहीं छोड़ना चाहते, मेरी चिंता वहां है। और उसी के चलते ये हाल बना सरकारी सेवाओं में और शैक्षणिक उसमें। मंडल तो लागू हो गया, लेकिन मंडल की मलाई कुछ ने मिलकर खाई, ये नया नारा बन गया मनीष बाबू। मंडल की मलाई कुछ ने मिलकर खाई। मैं शॉक्ड रह गया जब मैंने उसका अध्ययन किया कि आधे से ज्यादा ओबीसी संवर्ग ऐसा है भारत का जिसको आरक्षण का एक बताशा भी नहीं मिला अभी तक। मनीष जी आपने इस पर किसी सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव नहीं देखा होगा। ये चिंता मेरी हो सकती है, नेताओं की नहीं। बस यही अंतर है मित्र, यही अंतर है। समाजवादी पार्टी की किसी कार्यकारिणी में आपने इसका प्रस्ताव देखा? नहीं। आरजेडी में देखा? नहीं। क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं आया? मोर देन हाफ आरक्षण से वेनिस्ड है। और मंडल लागू कब हुआ था? 89 में। क्यों नहीं सोचते हैं आप लोग? अब नया झुंझुना पकड़ लिया, बोला अब इसको बजाएंगे, बोले जात की जनगणना कराओ। अरे 27% ठीक से बटा, इसकी गारंटी कौन देगा? भले इसमें तो देख लो। और कुछ घालमेल तो है दीपक बाबू। अंग्रेजों के समय में जितनी जातियां आई, क्या आदमी बढ़ सकता है? क्या कोई नया धर्म पैदा हो सकता है? लेकिन जाति कैसे बढ़ती है? और बढ़ी तो इतनी बड़ी, लाखों में चली गई। मनीष बाबू आप तो योगी व्यक्ति, आपने कभी चिंतन नहीं किया कि 45 लाख जातियों में, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, क्या घोर बांटा है यार। जाति उपजाति गोत्र सब जोड़ लो, फिर भी 45 लाख से ज्यादा चला गया। बोले जी ये आया है फार्मूला। आपने अपने मोहल्ले में कभी जात बढ़ती देखी क्या दीपक जी? नहीं देखी, हमने भी नहीं देखी, तो आप भी नहीं देखेंगे। झूठ बोलने की तो गुंजाइश ही नहीं किसी के पास। मनीष बाबू आपने अपने मोहल्ले में किसी जात बढ़ते देखी? बोले अभी नई 5 जातियां आ गई, पहले नहीं थी, नए नाम आ गए, ऐसा देखा? नहीं ना। तो ये 45 लाख जातियां कहां से आ गई भाई? ये मसला समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान में धर्म बदला जा सकता है, जाति नहीं। जाति परिवर्तन संभव नहीं। ये क्या कलम लगाई है क्या? कहां से जात बढ़ी, कैसे बढ़ी?
ये बड़ा विषय था। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं, गिनती हो जाए ठीक बात है। लेकिन मैं फिर कहूंगा बहुत अदब से, देश को में जो 100, 200, 500 बड़े राजनेता हैं हर पार्टी के मिला के, मनीष बाबू, ये मन से जब तक सामाजिक न्याय को स्वीकार नहीं करेंगे, गरीब, दलित और पिछड़े के घर में रोशनी नहीं आएगी। ये बात लिख लीजिए। जो कुर्सी छोड़ने का साहस नहीं जुटाएंगे बड़े नेता, मैंने पवार साहब का उदाहरण दिया ना, क्या सारी माया पवार परिवार में ही है ना सिमटी हुई? क्या बावला साहब ठाकरे की सारी माया ठाकरे परिवार तक सिमटी हुई थी? बादल साहब की सारी माया बादल परिवार तक सिमटी है? करुणानिधि जी की सारी माया अपने परिवार तक सिमटी है? यहां से सामाजिक न्याय नहीं होगा। सामाजिक न्याय तब होगा देश में वास्तविक अर्थों में जब राजनीति से परिवारवाद को परे किया जाएगा। परिवारवाद में उसमें समस्या नहीं कि सांसद हो जाए, विधायक हो जाए, अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, यह परिवारवाद है। इससे दूर होना पड़ेगा, तब देश में सामाजिक न्याय आएगा। पहले राजनीति में सामाजिक न्याय आना चाहिए, उसके बाद में बाबू क्लर्क वाली जो भर्ती है उसमें तो कभी भी कागज से आ जाएगा। ये मन से लाना होगा, और जो चीज़ मन से लानी पड़ती है वो बड़ी होती है और मुश्किल होती है। धन्यवाद।